रबड़ी का मेरे ब्लड ग्लूकोज पर क्या प्रभाव पड़ता है, रबड़ी के एक्सेसिव कंज्यूमशन के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रबड़ी के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब कुछ लोगों का मानना है कि पहली बार रबड़ी को महाभारत काल में या भगवान कृष्ण के ज़माने में बनाया गया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहली बार इसे मथुरा, वृंदावन या उसके आसपास के क्षेत्रों में बनाया गया था। और उनका ये भी कहना है कि इस खूबसूरत डेजर्ट की शुरुआत के पीछे चरवाहों या ग्वालों का हाथ था। ऐसा कहा जाता है कि उस ज़माने में चरवाहे या ग्वाले अक्सर अपने पशुओं को लेकर उन्हें चारा चराने के लिए अपने गांव से काफ़ी दूर निकल जाया करते थे, और इसके दौरान उनके पशु जो भी दूध प्रोड्यूस करते थे उसमें से जिस दूध की खपत नहीं हो पाती थी उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। अब आज से हज़ारों साल पहले फ्रिज या फ्रीज़र्स या डीप फ्रीज़र्स तो खैर होते नहीं थे, और इसलिए जो दूध बिक नहीं पाता था या जिसका उपयोग नहीं हो पाता था उसकी या तो कुछ दही बना ली जाती थी, या फिर इस एक्स्ट्रा दूध को खराब होने से बचाने के लिए ग्वाले या चरवाहे अक्सर रात के समय आग जलाकर एक बड़ी कढ़ाई में पूरे दिन के इकट्ठा किए हुए इस एक्स्ट्रा मिल्क को उबालते रहते थे। आग जलाकर दूध कंडेंस करते रहने से न सिर्फ टाइम पास हो जाता था बल्कि ठंड का इलाज भी मिल जाता था, और इसके साथ ही साथ जंगली जानवरों से, टाइगर्स और लेपर्ड्स से और कोबरा से भी बचाव हो जाता था। एंड ऑफ कोर्स टीवी और नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम की कमी भी महसूस नहीं होती थी। लेकिन इस प्रक्रिया का जो सबसे बड़ा फायदा होता था वो ये कि दूध खराब होने से बच जाता था। अब ऐसा कहा जाता है कि ऐसी ही किसी एक रात को चरवाहे जब दूध के एक पर्टिकुलर लॉट को कई घंटों तक उबालने के बाद उसके वॉल्यूम को एक चौथाई पर लेकर आ गए, तो उनमें से किसी एक ने शक्कर या गुड़ जैसी कोई चीज़ उसमें मिला दी या गलती से गिर गई, और यहीं से रबड़ी का जन्म हो गया। तब से हजारों साल गुजर चुके हैं, गंगा और यमुना जी में बहुत सारा पानी बह चुका है, लेकिन आज भी रबड़ी की वही बेसिक रेसिपी बरकरार है। आज भी रबड़ी में सिर्फ दो ही मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पहला दूध और दूसरा शक्कर। और आज भी इसको बनाने के लिए दूध को लगातार काफ़ी समय तक उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, जब तक कि उसका वॉल्यूम लगभग 25% न रह जाए, और तब उसमें 4-5 चम्मच शक्कर डाली जाती है और साहब रबड़ी तैयार हो जाती है। अब कुछ लोग इसमें इलायची या दालचीनी या सिनेमन पाउडर डालते हैं, और जो लोग अपने पड़ोसियों पर अपना रौब जमाना चाहते हैं तो वो इसके ऊपर पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश की गार्निशिंग कर देते हैं। और कुछ बड़े लोग इसमें ज़ाफ़रान या केसर या सैफ़रन डाल देते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर लोग 3 लाख रुपए किलो वाली ज़ाफ़रान या सैफ़रन तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वे अक्सर थोड़ी सी हल्दी डालकर ज़ाफ़रान रबड़ी का मज़ा ले लेते हैं। मैं खुद यही करता हूँ, और जब मैं हल्दी मिला रहा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझ गरीब के पास ज़ाफ़रान न सही, केसर न सही, लेकिन हल्दी तो है जिसमें बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, और कैंसर की रिस्क से बचाने वाले भी काफ़ी तत्व हैं। अब कुछ लोग रबड़ी बनाते वक्त उसमें शक्कर मिलाते हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि शक्कर सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, वाइट पॉइजन है, तो वे गुड़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। और कुछ लोग जो गुड़ को भी बुरा समझते हैं वो शुगर फ्री या इक्वल या स्प्लेंडा जैसी सिंथेटिक शुगर्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से कुछ लोग इसे डायरेक्टली खाते हैं, तो कुछ लोग इसे पूरी के साथ खाते हैं, कुछ लोग मालपुआ के साथ, कुछ गुलाब जामुन के साथ, और कई बंगाली डेजर्ट्स में रबड़ी अन्य मिठाइयों का सहयोग करती पाई जाती है। इस तरह के डेजर्ट्स में सबसे कॉमन हैं रसमलाई, पनीर मलाई, रसबली और छेना खीरी। एंड ऑफ कोर्स आजकल इस फ्यूजन क्विजिन के ज़माने में
कई लोग रबड़ी को आइसक्रीम और फलूदे के साथ भी कंज्यूम करते हैं। अब लोग इसे पूड़ी के साथ खाएं या गुलाब जामुन के साथ या बंगाली मिठाइयों के साथ या अकेले, लेकिन रबड़ी खाने वाला हर व्यक्ति रबड़ी खत्म हो जाने पर अपनी उंगलियां जरूर चाटता है, और अगर चम्मच से खा रहा होता है तो नेचुरली चम्मच चाटता है, और अगर कोई भी नहीं देख रहा होता तो वो सर्विंग बाउल में उंगलियां घुमा घुमा कर उनको चाटता है। एंड दैट इंक्लूड्स मी, इट इज दैट डिलीशियस। और क्योंकि रबड़ी आज भी हजारों साल गुजर जाने के बाद उतनी ही पॉपुलर है, तो मुझे रिसेंटली ये ख्याल आया कि क्यों न मैं इसे खाकर इसके ब्लड ग्लूकोज पर होने वाले प्रभाव को जानूं और समझूं। और इसलिए कुछ दिन पहले मैंने एक प्रयोग किया, जिसके दौरान मैंने 100 ग्राम रबड़ी खाकर उसके ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स की रीडिंग नोट की। और उस दिन मैंने इसे खाना शुरू किया था सुबह 10:03 पर, और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 70। और उसके लगभग आधे घंटे के बाद जो मैंने इसकी हाईएस्ट लेवल नोट की वो थी 109 या 109। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इससे ब्लड ग्लूकोज में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आया, लेकिन उसकी एक वजह है रबड़ी में प्रोटीन्स और फैट्स की मौजूदगी। आफ्टर ऑल रबड़ी का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है दूध, जिसमें प्रोटीन भी होता है और फैट्स भी। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि फुल फैट आइसक्रीम खाने वाले लोगों के ब्लड ग्लूकोज में बड़ा उछाल नहीं आता, और उसका भी वही कारण होता है, फैट्स की, प्रोटीन्स की मौजूदगी। लेकिन इसके पहले कि आप इस रिजल्ट को देखकर खुश हो जाएं और अपने लिए 2-4 किलो रबड़ी ऑर्डर कर दें, मैं आपको बता दूं कि ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को छोड़कर रबड़ी के हमारे हेल्थ पर और जो भी इफेक्ट्स होते हैं वे जनरली नेगेटिव ही होते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट तो खैर यही होता है कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि रबड़ी का सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है दूध, और हमारे देश में 50 से 75% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट माने जाते हैं, जिसका मतलब है कि उनके शरीर में लैक्टेज नामक एंजाइम नहीं होता जो कि लैक्टोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सके या डाइजेस्ट कर सके, और इसलिए उन्हें रबड़ी को खाने के बाद गट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए रबड़ी कई लोगों के लिए ब्लोटिंग, आईबीएस, डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स या इंटेस्टाइन गैस जैसी समस्याएं खड़ी कर सकती है। इसके अलावा दूसरी परेशानी यह है कि इस डिश में सिर्फ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भरे हुए हैं, जिससे आपको बड़ी मात्रा में शुगर कैलोरीज तो खैर मिल जाती हैं, जंक कैलोरीज तो ऑफ कोर्स मिल जाती हैं, लेकिन कोई खास न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और इसके लिए जहां एक तरफ आपकी बॉडी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स के लिए तरसती रहती है, वहीं दूसरी तरफ आपके शरीर पर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मार पड़ती रहती है, और धीरे धीरे आपका लिवर इन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोसेस करके चर्बी की परतें आपके पूरी बॉडी पर फैला देता है। रबड़ी बनाने के लिए दूध को कंडेंस किया जाता है, और यूएसडीए की कैलकुलेशंस के अनुसार 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क में 321 कैलोरीज होती हैं, और इसके अलावा इसमें 54 ग्राम शुगर होती है। अब ये तो कंडेंस्ड मिल्क की बात हुई, लेकिन रबड़ी की जो सबसे पॉपुलर रेसिपी है उनमें 1 लीटर गाय या भैंस के दूध में 1/4 कप शक्कर मिलाई जाती है। अब 1 लीटर दूध में 50 ग्राम शक्कर ऑलरेडी मौजूद होती है, और उसके ऊपर से 1/4 कप शक्कर और मिलाई जाती है, और वो भी एक्स्ट्रा 50 ग्राम होती है। तो इन दोनों को मिलाकर आप देख सकते हैं कि एक रबड़ी की एक बड़ी सर्विंग में आपको लगभग 100 ग्राम शुगर या शक्कर की प्राप्ति होती है। और जैसा कि मैं पहले भी कई बार इस चैनल पर बता चुका हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिकमेंडेशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक दिन में अपनी टोटल कैलोरी इनटेक का सिर्फ 5% ही शक्कर से प्राप्त करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति का टोटल कैलोरी इनटेक 2000 कैलोरीज है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैलोरीज ही शक्कर से प्राप्त करनी चाहिए, जिसका मतलब है कि उसे 25 ग्राम से ज़्यादा शक्कर नहीं खानी चाहिए।
इसी बात को यदि आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स की नज़र से देखें तो आप पाएंगे कि रबड़ी जैसी मिठाई उस हिसाब से भी बहुत खतरनाक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स .net के अनुसार ऐसा कंडेंस्ड मिल्क जिसमें शक्कर भी हो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और यदि कोई व्यक्ति टाइप 2 डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम या किडनी इश्यूज या ओबेसिटी से परेशान है तो उसे ऐसे किसी भी फूड प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा हो। इसके अलावा रबड़ी के बारे में परेशान करने वाली एक और बात है, और वो ये कि इसे खाने में कोई समय नहीं लगता। 100 ग्राम रबड़ी बेसिकली 1 मिनट में ही खत्म हो जाती है। हार्डली 3 या 4 टेबल स्पून्स जिनको खाने में 1 मिनट भी नहीं लगता, और उस 1 मिनट में ही आपको अपने पूरे दिन की कैलोरी इनटेक का लगभग 25% मिल जाता है। और उस नज़र से देखा जाए तो ये एक बहुत ही खतरनाक फूड प्रोडक्ट है। और इससे भी बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि जैसे ही आप इसके 3-4 टेबल स्पून खाते हैं, आपके दिमाग में डोपामिन और प्लेजर मॉलिक्यूल्स की एक ऐसी बरसात होती है कि फिर आप रुकना नहीं चाहते, आप कुछ और खाना चाहते हैं। और यदि आप इन्हीं टेम्पटेशंस के चलते 4-6 चम्मच और दबा जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपने 4-6 दिन में खाए जाने वाली शक्कर का कोटा उस एक सिटिंग में ही पूरा कर लिया होगा। और जब आप रबड़ी या रबड़ी जैसी अन्य किसी मिठाई को लगातार डेली बेसिस पर फ्रीक्वेंटली खाते रहते हैं तो आपका लिवर उस सब एक्सेस शुगर को हैंडल करते करते परेशान हो जाता है, और तब वो लाइपोजेनेसिस नाम की प्रोसेस को शुरू करता है, जिसके चलते सबसे पहले एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में उन्हें ग्लिसरॉल के साथ मिलाकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाए जाते हैं। और यहीं से आपके कमर के चारों तरफ चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, लव हैंडल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, वेस्ट टू हिप रेशियो बढ़ने लगता है और आपका वजन भी साथ ही साथ बढ़ने लगता है। अब यदि रबड़ी के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट के बारे में सुनने के बावजूद आप उसे खाना ही चाहते हैं तो उस हालत में उसके ब्लड ग्लूकोज पर पड़ने वाले प्रभाव को और भी कम करने के लिए, ये तो ऑलरेडी कम है लेकिन उसे और भी कम करने के लिए आप मेरी ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल किट में जैसा कि आप जानते हैं ब्लड ग्लूकोज पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि रबड़ी को लंच या डिनर पर खाएं और कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में फाइबर मौजूद हो। कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में छिलके वाली दालें हों या सब्जियां मौजूद हों। ऐसा करने से दालों और सब्जियों में पाए जाने वाला फाइबर रबड़ी के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर देगा और उसमें पाए जाने वाली कैलोरी रिचनेस को भी थोड़ा डाइल्यूट कर देगा। रबड़ी के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने का दूसरा तरीका है रबड़ी खाने से 5-10 मिनट पहले 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर का 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लें और उसके बाद रबड़ी खाएं। ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट कम करने का तीसरा तरीका है रबड़ी को खाने के तुरंत बाद कम से कम आधा घंटा पैदल चलें। यदि आपके पास आधा घंटा समय नहीं है तो कम से कम 15-20 मिनट पैदल चलें। इस तरह से पैदल चलने से या कोई अन्य एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स में होने वाले मूवमेंट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का मतलब यही है कि भले ही रबड़ी का ब्लड ग्लूकोज पर कोई खास इम्पैक्ट न पड़ता हो, लेकिन फिर भी जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, जो एक्सेस वेट से या एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन से परेशान हैं, या जो लोग किसी भी अन्य क्रॉनिक डिसीज से लगातार कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें रबड़ी जैसी खूबसूरत बला से, रबड़ी जैसी विषकन्या से दूर रहना चाहिए। इसी तरह की दूरी मैं भी अपने जीवन में अपनाता हूं और इसीलिए मेरी ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेरा वजन, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स, मेरे एलडीएल और एचडीएल कोलेस्टेरॉल लेवल्स एक स्टेबल जोन में रहते हैं, एक सेफ जोन में रहते हैं। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, यदि मुझ जैसा साधारण व्यक्ति ये सब कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप
ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जरूरत है तो रबड़ी जैसी चीजों से दूर रहने की, और यदि उन्हें खाना पड़े तो उसके लिए सही तरह के टूल किट्स को एम्प्लॉय करने की।